हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। अब आपका पढ़ाई में और ज़्यादा मन लग रहा होगा। हाँ जी बच्चा, आज जो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स की क्लास में। और ये जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये कुछ टॉपिक आपको पहले से आता होगा, लेकिन ये टॉपिक बेटा इतना इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझिए कि ये अभी तक हर अटेम्प्ट में इसका सवाल पूछा गया है। अभी तक हर अटेम्प्ट में इसका सवाल पूछा गया है, तो इसके अंदर अपने को काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपना होल्ड करना पड़ेगा इस टॉपिक के अंदर। ओके, तो इस टॉपिक का नाम है, और ये टॉपिक है भी बड़ा वैल्यूएबल। 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया है इसमें से, कभी 10 मार्क्स का भी है, कभी 15 मार्क्स का भी है। मिनिमम 10 to 15 मार्क्स तो हर बार आते ही आते हैं साहब। तो इतना ज़रूरी है ये टॉपिक हमें करना, इसलिए मैं इस टॉपिक को पहले ले रहा हूँ। देखिए, हमने जो फर्स्ट कैटेगराइज किया था A++ और A कैटेगरी के, हमने अपने सिलेबस को कैटेगराइज किया था। तो जो A++ के जो भी आइटम होंगे उनको हम पहले लेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, उस पर हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो ये टॉपिक मैं ले रहा हूँ फाइनल अकाउंट। ये टॉपिक मैं कौन सा ले रहा हूँ? फाइनल अकाउंट का टॉपिक ले रहा हूँ। अच्छा, जनरल बात करते हैं। फाइनल अकाउंट के टॉपिक से पहले हम जनरल बात करें बेटा, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? डेफिनेटली टू अर्न द प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करने पड़ते हैं। एक बिजनेसमैन को बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करने पड़ते हैं। उन ट्रांजेक्शन्स को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड भी कर सकते हैं। उन ट्रांजेक्शन्स को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके अपनी बुक्स में रिकॉर्ड भी करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अच्छा जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है ये आपको पता होगा। ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिसको हम किस में मेजर कर सकते हैं? मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं। उसका कुछ वैल्यू मनी के टर्म में निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो उन सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले हम उसकी करते हैं जर्नल एंट्री। तो जो अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा रहता है, उस अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जर्नल एंट्री करने का। ये जो जर्नल एंट्री करने का आपका जो सबसे पहला स्टेप होता है, इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर व्हाट वी विल डू, जर्नल के अंदर हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। जर्नल के अंदर हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। तो जो भी आपका जर्नल के अंदर अकाउंटिंग एंट्री होता है, तो अकाउंटिंग एंट्री में एक को डेबिट किया जाता है, दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। और आपके जो गोल्डन रूल्स होते हैं या आपके जो मॉडर्न रूल्स हैं, उन सबको आप फॉलो करके क्या करते हो? अकाउंटिंग एंट्री करते हो। तो जर्नल एंट्री सबसे पहला काम क्या होता है आपका? जर्नल एंट्री किया जाता है। इनिशियल बिजनेस जब होता है तब तो एक ही जर्नल बुक बनाई जाती है, और उसके बाद में यदि आपका बिजनेस ज़्यादा बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो हम सब्सिडरी बुक्स को भी इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। ये सारा आपने पढ़ा हुआ होगा, मैं एक ब्रीफ ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करता हूँ, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं बेटा? फर्स्टली ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए प्राइमरी बुक इज कॉल्ड जर्नल। वो क्या कहलाता है? जर्नल कहलाता है। when the business is big one and the number of transactions are large, तो जर्नल किस में डिवाइडेड हो जाता है? जर्नल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस बुक्स इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। याद आया आपको थोड़ा सब्सिडरी बुक्स? वो परचेज बुक्स, सेल बुक्स याद आया होगा आपको। चलिए, अब यहाँ पे जब हम ट्रांजेक्शन्स को इसके अंदर एंटर करते हैं, तो आपको पता होगा हम अलग अलग अकाउंट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है, इसमें अलग अलग कैटेगरी में इसका डिवीजन होता है। तो वो भी इसमें हम करते हैं और उससे जर्नल एंट्री हम बनाते हैं। तो पहला काम हमारा क्या होता है? जर्नल एंट्री का होता है। उसके बाद में जर्नल एंट्री के बाद में हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्री के बाद में हम बनाते हैं लेजर। क्या बनाते हैं बेटा? लेजर बनाते हैं। लेजर क्या होता है साहब? लेजर स्टेटमेंट यानी कि अकाउंट बनता है। हर एक पर्सन का, हर एक आइटम का एक अकाउंट बनता है। क्या मतलब हुआ? किसी एक आइटम, किसी एक पर्सन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सबको यदि एक जगह पे एक स्टेटमेंट पे लिख दें, तो वो क्या होता है? अकाउंट स्टेटमेंट होता है। इसका स्पेशली लिखने का एक तरीका होता है।
इसका स्पेशली एक लिखने का तरीका होता है और उस तरीके को हम क्या कहते हैं, लेजर अकाउंटिंग कहते हैं। और लेजर अकाउंटिंग करने के बाद में हर अकाउंट का हम बैलेंस निकालते हैं, हर अकाउंट का क्या निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं। और आपको पता होगा कि वो बैलेंस, आपको पता होगा वो बैलेंस या तो क्या होता है, डेबिट होता है या फिर क्रेडिट होता है, या तो डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है। किसी भी अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है ये कैसे पता लगता है, हमने उसमें उस अकाउंट में सारी लेजर पोस्टिंग हम कर देते हैं और जो दोनों साइड होती है उन दोनों साइड की हम टोटल लगाते हैं, दोनों साइड की क्या लगाते हैं, टोटल लगाते हैं। जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, सपोज कीजिएगा डेबिट साइड का टोटल आ गया 20,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आया है उस अकाउंट का 15,000, तो इस अकाउंट का बैलेंस क्या है, इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। कितने से डेबिट बैलेंस है, 5,000 से डेबिट बैलेंस है। और उसको इक्वल करने के लिए हम ये जो डेबिट बैलेंस होता है इसको हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, और हमारे दोनों अकाउंट क्या हो जाते हैं, हमारे दोनों अकाउंट इक्वल हो जाते हैं। तो यही काम हम करते हैं लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट को इसको आप लेजर पोस्टिंग भी कहते हैं बाबू। जर्नल से आप क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं और उससे क्या निकालते हैं आप, उससे बैलेंस निकालते हैं, उससे क्या निकालते हैं आप, लेजर बैलेंस निकालते हैं। होप यू अंडरस्टूड। अच्छा साहब, लेजर बैलेंस निकालने के बाद में अब किसी भी अकाउंट का या तो डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा, किसी भी अकाउंट का या तो डेबिट बैलेंस आएगा या फिर क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। और उन डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को सिस्टमेटिकली एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। उनके जो भी बैलेंसेस आते हैं उनको हम सिस्टमेटिकली एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। एक कॉलम होता है डेबिट बैलेंस का और दूसरा कॉलम होता है आपका क्रेडिट बैलेंस का। और ये जो डेबिट बैलेंस और जो क्रेडिट बैलेंस होता है और ये जो स्टेटमेंट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ये ट्रायल बैलेंस ईयर के एंड में बनाया जाता है, ये ट्रायल बैलेंस ईयर के एंड में बनाया जाता है। और जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग कंटिन्यूस पूरे साल हम करते हैं, कंटिन्यूस पूरे साल हम जर्नल एंट्री और पोस्टिंग उसकी करते रहते हैं, एक लगातार फॉर्म में करते रहते हैं। तो जो ट्रायल बैलेंस है आपका, अब ये ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस आपका सबसे एंड में बनता है साहब, ट्रायल बैलेंस आपका सबसे एंड में बनता है। अच्छा, हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया, तो ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ क्या होता है, वो ट्रांजैक्शंस जो हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए हैं, वह ट्रांजैक्शंस जो हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए हैं, उन ट्रांजैक्शंस का हम क्या बनाते हैं, उन ट्रांजैक्शंस का हम क्या निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं। और वो हम कर देते हैं और उसका एक बैलेंस निकाल के एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। समझ में आ रहा है? अच्छा, ट्रायल बैलेंस इसलिए भी निकालते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा बेटा, ट्रायल बैलेंस इसलिए भी निकालते हैं क्योंकि हमको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक करना होता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम चेक करते हैं और डेबिट का बैलेंस, और क्योंकि देखो ट्रायल हर एंट्री दो जगह पे होती है, हर एंट्री दो जगह पे होती है, डेबिट में भी होती है और क्रेडिट में भी होती है। तो यानी उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट डेबिट में भी जा रहा है और कहीं ना कहीं इंपैक्ट क्रेडिट में भी जा रहा है। तो जब हम सारे अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं तो हमारा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ये जो इक्वलिटी में बैलेंस आएगा इसी का नाम कहते हैं, इसी स्टेटमेंट को कहते हैं ट्रायल बैलेंस। अच्छा साहब, आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया। अब मुझे एक चीज बताइए, एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इफ यू रिमेंबर, याद है आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट? अच्छा, एक हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है, एक पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? अब उस कॉन्सेप्ट में कहते हैं कि आप जिस ईयर का अकाउंट बना रहे हैं, उस ईयर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो बुक्स में रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, आपको उनको अपने फाइनल अकाउंट में इंक्लूड करना पड़ेगा। अब आपने जो ट्रायल बैलेंस बनाया बेटा, वो ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ उन्हीं अकाउंट का बना है जिसकी आपने बुक्स में एंट्री करी हुई है। अब इसके अंदर हो सकता है कुछ ऐसे आइटम भी हो जिसकी एंट्री अभी तक हमने नहीं करी है और अब हमको क्या है, उनकी एंट्री करनी हो। ऐसे ही एंट्री का नाम होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। ऐसी ही एंट्री का नाम क्या होता है, एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो ट्रायल बैलेंस के साथ में हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज भी करते हैं। ट्रायल बैलेंस के साथ में क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज भी करते हैं। और ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टमेंट एंट्रीज, इन दोनों को साथ में लेते हुए इन
इन दोनों को साथ में लेते हुए हर एक बिजनेसमैन या हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है फाइनल अकाउंट। क्या बनाता है? फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। कौन सी दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा? एक तो होगा आपका ट्रायल बैलेंस और उसके साथ में उसके कुछ एडजस्टमेंट्स। तो ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टमेंट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट जो होता है हमारा, फाइनल अकाउंट इज आवर लास्ट स्टेप टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनल अकाउंट के अंदर हम दो चीजें पता करते हैं, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी पता करते हैं और दूसरा क्या पता करते हैं पर, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी और एक फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमको उस साल अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, किसको कितना पैसा देना है या किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है या किससे कितना पैसा लेना है। दिस इज आवर फाइनेंशियल पोजीशन। तो प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उनका नाम क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। और फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट का नाम क्या होता है? बैलेंस शीट। उस स्टेटमेंट का नाम क्या होता है? बैलेंस शीट। तो हम यहाँ पे बहुत तरह की एसेट्स की, बहुत तरह की लायबिलिटीज की हम बैलेंस शीट बनाएंगे और साथ ही साथ में हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट को भी एक नए सिरे से सीखेंगे कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में क्या। देखिए, आई अंडरस्टैंड कि ये आपके एक बार पढ़ा हुआ होगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा हमको, इसके क्वेश्चंस की हम जब आगे इसके जो कॉन्सेप्ट में जब आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा यार ये तो पढ़ा हुआ है, लेकिन जब इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें कुछ नए पॉइंट आपके सामने आएंगे और उन नए पॉइंट को ही हमको कैटर करना है। अच्छा साहब, तो यहां पे हम जो बात कर रहे थे, यहां पे हम किसकी बात कर रहे थे? यहां पे हम ट्रायल बैलेंस और उनके साथ में एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस होगा और साथ में कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होंगी और उन एडजस्टमेंट एंट्रीज को लेके हम क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट एंट्रीज, इन दोनों को साथ में लेते हुए क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट बनाएंगे। और फाइनल अकाउंट के अंदर क्या आता है? फाइनल अकाउंट के अंदर जनरली हम तीन बातों को इंक्लूड करते हैं। कौन कौन सी तीन बातें होती है आपकी? ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सही लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे कोर्स में है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और हमको बनाना भी पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्योंकि अभी पिछले अटेम्प्ट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन आया था। सो अगर अब मैं यहां पे बात कहूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है? तीन चीजों को, एक चीज मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, एक तो होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होती है? इससे हम किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस का पता लगाते हैं। परफॉर्मेंस का पता लगाने का मतलब क्या होता है कि यार इससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यह पता करने के लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। और इसके लिए जो अकाउंट बनता है वह अकाउंट होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। या अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आता है बेटा? इसमें यह चीज आती है कि कितना लोग हमसे पैसा मांगते हैं और कितने को हमें पैसा देना है, जिससे हम कौन सी हमारी एसेट्स है और कौन सी हमारी लायबिलिटीज है। तो जो हमारी एसेट्स है और जो हमारी लायबिलिटीज है बेटा, वह एक अलग से स्टेटमेंट में जाती है और उस स्टेटमेंट का नाम क्या होता है? उस स्टेटमेंट का नाम होता है बैलेंस शीट। क्या नाम होता है? बैलेंस शीट। और उसके बाद में हम एक और स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ द फंड। अब मैं यहाँ पे बात करूं स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ, मैं कैश कह सकता हूं क्योंकि अब फंड फ्लो हाँ जी, इसके अंदर हम क्या देखते हैं? इसके अंदर हम देखते हैं बेटा कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि कितना कैश हमारे बिजनेस में आया है और कितना कैश हमारे बिजनेस से गया है, किस एक्टिविटी से कितना कैश आया है और किस एक्टिविटी से कितना कैश
गया है और एंड में हमारे पास में कितना कैश बचा हुआ है, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है हमारे पास में। आज कोई बंदा हमसे कैश लेने के लिए आ जाए तो हम उसको कितना कैश प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो वो फाइंड आउट करने के लिए एक आप बनाते हैं क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर मैं फाइनल अकाउंट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, मैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बात करता हूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या है आपके पास में, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हालांकि अभी हम यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट की बात करने वाले हैं। और ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट की बात करते करते हम साथ में बात करेंगे किसका, हम साथ में बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की भी बात करेंगे। होप यू अंडरस्टूड। अब अगर मैं बात कहता हूं स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है साहब, स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब होता है आपका P&L अकाउंट। अच्छा, P&L अकाउंट से पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट से पहले बनता है एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अभी मैं बताऊंगा आपको, समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं फ्रीक्वेंस देखूं, यहाँ पे सीक्वेंस देखूं तो सबसे पहले क्या बनता है बेटा आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा क्या बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, और तीसरा क्या बनता है आपका P&L अकाउंट। इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, इसको स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की तरफ चलते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन सी एंटिटी बनाती है, तो यहां पे अगर मैं बात कहता हूं तो मैं यहां पे एंटिटी को दो पोर्शन में डिवाइड कर देता हूं, एंटिटी को दो पोर्शन में डिवाइड कर देता हूं। एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा बिजनेसमैन जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करके फिर क्या कर रहा है, उसको आगे सेल कर रहा है। सपोज आप आईफोन कंपनी के मालिक है, आप ये आप क्या कर रहे हैं, ये फोन बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं साहब। तो आप बहुत सारा रॉ मटेरियल लेके आते हैं, उस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलाते हैं और फिर उससे मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट आपका, और फाइनल प्रोडक्ट आता है, और उस फाइनल प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं, सेल करते हैं। उस फाइनल प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं बेटा, सेल करते हैं। यहां पे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होती है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वह रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और उस फाइनल प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करना है, उसमें लेबर लगाना है, उसमें और कोई डायरेक्ट खर्चे करने हैं, ये जितने भी सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, वो सारे के सारे एक अलग अकाउंट में लिखे जाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जिसका नाम क्या होता है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है, यानी उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसका जो बैलेंस होता है, उसको आप ट्रांसफर कर देते हो किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर कर देते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जो फिनिश गुड्स जो होता है, वह फिनिश गुड्स बन के कहां पे शिफ्ट हो जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है। और जब फिनिश गुड्स का जो ट्रेडिंग होता है, फिनिश गुड्स को आप जब सेल करते हो और उसका जो भी स्टॉक होता है, वह सारी बातें हम कहां कर लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में कर लेते हैं। समझ में आ गया। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहां पे बनता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वहां पे बनता है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी यूनिट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हैं, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। आजकल करंट ट्रेड में बेटा ऐसा कुछ नहीं बनता है, करंट ट्रेड में सीधा क्या होता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट से काम चल जाता है। क्या फिर भी हमारे थ्योरेटिकल पोर्शंस में है तो हम इसको देखेंगे। समझ में आया आपको ये, चलिए साहब। उसके बाद में क्या होगा, नाउ द नेक्स्ट व्हाट, एक होता है कंसर्न आपका ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, गुड्स में ट्रेड करता है। ट्रेड करने का मतलब क्या है, आपने ये फोन बाहर से परचेज किया और आगे सेल कर दिया, आपने खुद ने किसी भी तरह की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की है। ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब होता है ओनली परचेज एंड व्हाटएवर द गुड्स यू हैव परचेज only sold that goods, that is called the trading activity। यानी आप परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद में वही गुड्स को आप क्या करते हैं, उस पर किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं और उसी गुड्स को क्या करते हैं, आगे सेल कर देते हैं। that is called the trading activity, that is called the trading activity। hope you understand। तो जो ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कोई भी मतलब नहीं होता। हाँ, तो जो ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कोई भी मतलब नहीं होता, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाते हैं। अच्छा, तो फिर वो सिर्फ क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करता हूं बेटा, तो इसमें ये सारी चीजें शामिल होती है। P&L अकाउंट तक का जो भी आइटम होता है, P&L अकाउंट तक का जो भी आइटम होता है, वो सारा का सारा इसमें क्या होता है, शामिल होता है। अच्छा, ऐसे कुछ क्या होता है, ऐसी एंटिटी भी होती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वह अपने यहाँ पे जो P&L अकाउंट बनाते हैं ना, उसका नाम लिख देते हैं वह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनका नाम क्या लिख देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हालांकि हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारा, इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए जो भी अकाउंट बनाए जाते हैं, उसको हम स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं, उसको स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि कितनी आपके पास में एसेट्स है और कितनी आपके पास में लायबिलिटीज है। एसेट्स का सिंपल सा मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। एसेट्स का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है बच्चा, एसेट्स का मतलब होता है एनी पर्सन और एनीथिंग फ्रॉम विच we can get the money in the future. We have expectation to receive the money in the future, directly or indirectly. ऐसा कोई भी आपके पास में वस्तु है या ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके पास में है जिससे फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा या वो आपको फ्यूचर में पैसा दिलाने में आपकी मदद करेगा, तो वो क्या है आपके लिए, आपकी एसेट्स है। वो क्या है आपके लिए, आपकी एसेट्स है। जैसे सपोज कीजिएगा आपने मशीन है। अब वो मशीन क्या करती है, मशीन से आपका गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो इनडायरेक्टली वो मशीन क्या कर रही है, आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वो क्या है आपके लिए, एसेट्स है। वो इनडायरेक्टली आपको पैसा प्रोड्यूस करके देगी, इनडायरेक्टली वो पैसे को प्रोड्यूस करने में कंट्रीब्यूट कर रही है, वो क्या है आपके लिए, एसेट्स है। समझ में आ रही है बात। किसी को आपने पैसा दे दिया, किसी को आपने लोन पे पैसा दे दिया, तो वो व्यक्ति भी आपके लिए क्या है, एसेट्स है, क्योंकि फ्यूचर में उससे भी पैसा आने की क्या है, संभावना है। तो वो एसेट्स और लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, एसेट्स का उल्टा। देखिए, एसेट्स का मतलब होता है फ्यूचर में पैसा आना। एसेट्स का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में पैसा आना। और लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में पैसा जाना। फ्यूचर में पैसा जाना। तो कितने लोगों से कितना पैसा आना है, कितना पैसा मैंने कहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है, यह सारी बातें एसेट साइड बताता है। और मुझे कितने लोगों को पैसा देना है, मुझे फ्यूचर में कितने लोगों को पैसा देना है, वह सारी बातें कौन से बताता है, वह सारी बातें लायबिलिटी साइड बताता है। मैं एक और चीज आपको बता दूं, लायबिलिटी साइड जो हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड होती है, लायबिलिटी साइड हमको वह बताता है कि बिजनेस के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस के अंदर कहां से कितना कितना पैसा हमारे पास में आया है, वह सारे सोर्स ऑफ फंड कौन सी साइड बताता है, लायबिलिटी साइड बताता है। यस, लायबिलिटी साइड हमको यह बताता है कि कहां से हमने बिजनेस के अंदर पैसा लेके आए हैं, या सोर्स ऑफ फंड। इसलिए लायबिलिटी साइड को दूसरा नाम भी कहते हैं सोर्स ऑफ फंड। जैसे कैपिटल 50 लाख रुपया दिया हुआ है, किधर आएगा, ये लायबिलिटीज में आएगा। तो कैपिटल 50 लाख, इसका मतलब क्या हो गया, बिजनेस के अंदर 50 लाख रुपया किसने दिया, बिजनेसमैन ने दिया। प्रॉफिट एंड लॉस का दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 20 लाख, किधर आएगा ये, लायबिलिटी साइड में। किधर आएगा ये, लायबिलिटी साइड में। इसका मतलब क्या हो गया, बिजनेस के अंदर 20 लाख रुपया वह पैसा पड़ा है जो बिजनेस ने कहां से कमाया है, इस बिजनेस ने प्रॉफिट के रूप में इसी बिजनेस से कमाया है। मेरी बात समझ में आई आपको। तो लायबिलिटी साइड हमारा बताता है कि किस जगह से, कौन सी जगह से बिजनेस के अंदर पैसा आया हुआ है, किस सोर्स से बिजनेस में पैसा आया हुआ है, वह सारा सोर्स ऑफ फंडिंग कौन सी साइड बताता है, आपका लायबिलिटी साइड बताता है। और वह जो पैसा आया है उसको आपने कहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है, किस को आपने दिया हुआ है, कहां पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो साइड कौन सी है, आपकी एसेट साइड। वो साइड कौन सी है, आपकी एसेट साइड। तो समझ में आ गया आपको। तो अगर मैं बात कहूं लायबिलिटी साइड को हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी साइड को हम सोर्स ऑफ फंड भी बोलते हैं, और एसेट साइड को हम एप्लीकेशन ऑफ फंड भी बोलते हैं। कि जो पैसा हमने इकट्ठा किया उसको हमने कहां पे इन्वेस्ट किया, वह होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, और वही होता है आपकी एसेट्स।
आज सपोज कीजिएगा, अब मैं ध्यान से समझिएगा, आपने किसी से लोन लिया, आपने अपने फ्रेंड से लोन लिया 50 लाख रुपए का, तो आपने जो लोन लिया, यह लोन है आपकी, लोन क्या है, एसेट्स है, लायबिलिटीज, फ्यूचर में वापस देना पड़ेगा, क्या है, लायबिलिटीज। तो ये लायबिलिटीज है, तो बेटा ये कहां पे आएगा, लायबिलिटीज साइड में आ जाएगा। इस लोन से आपने क्या किया, एक शेयर्स परचेस कर लिए, आपने क्या किया, शेयर्स परचेस कर लिए, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो बताओ वह इन्वेस्टमेंट क्या है आपके लिए। जो दोस्त का लोन है, जो दोस्त है, वो तो आपके लिए लायबिलिटीज है, लेकिन इस लायबिलिटीज से आपने क्या परचेस कर ली, आपने एसेट्स परचेस कर लिया, आपने इन्वेस्टमेंट परचेस कर लिया। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है, वह इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या है, वह इन्वेस्टमेंट है आपके लिए एसेट्स है, वह इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या है, एसेट्स है। और वो कहां पे आएगा, आपका एसेट साइड में आएगा। वो कहां पे आएगा आपका बेटा, एसेट साइड में आएगा। तो यहां पे यह पता चलता है, तो लायबिलिटी साइड में क्या है, लोन, इसका मतलब कहां से पैसा आया है, आपने कहां से पैसा लिया है। और एसेट साइड में क्या है, वो शेयर्स, आपने उन पैसों को कहां पे इन्वेस्ट किया है, ये कहां पे आएगा, ये आएगा आपके एसेट साइड में आएगा। समझ में आया जी आपको। तो लायबिलिटी साइड को हम सोर्स ऑफ फंड भी कहते हैं और एसेट साइड को हम एप्लीकेशन ऑफ फंड भी कहते हैं। समझ में आ रही है आपको बात। चलिए उसके, तो यहां पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये क्या कह रहा है, दिस स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या शो करता है भैया, कि आपके पास में कितनी एसेट्स है और आपके पास में कितनी लायबिलिटीज है। ये एसेट्स को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। और यही पोजीशन स्टेटमेंट क्या कहलाता है, यही पोजीशन स्टेटमेंट आपकी पोजीशन क्या है, जिस डेट को आप बैलेंस शीट बना रहे हो, और वो बैलेंस शीट कौन सी डेट को बनती है, ईयर एंडिंग की डेट को बनती है। जिस डेट को आप बैलेंस शीट बना रहे हो, उस डेट के दिन आपकी पोजीशन क्या है, उस डेट के दिन आपके पास में कितनी एसेट्स है, आपकी कितनी लायबिलिटीज है, वह सब पता चलता है आपको बैलेंस शीट से। हाँ जी। और टू मूवमेंट ऑफ फंड, मेरा कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, मैं यहां पे टू मूवमेंट ऑफ कैश कर दूंगा, क्योंकि फंड फ्लो कैश फ्लो अब रहा नहीं। टू मूवमेंट ऑफ कैश मैं कर दूंगा। तो टू मूवमेंट ऑफ कैश अगर मैं करता हूं, तो मेरा कितना कैश आया है और कितना कैश गया है बेटा, तो इसके लिए क्या बनता है, आपका एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। इसके लिए क्या बनता है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। होप यू अंडरस्टूड। हाँ जी, समझ में आया आपको ये। तो अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बात करता हूं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बात करूं, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्टेटमेंट्स को मैं 3 पोर्शन में डिवाइड करता हूं, स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ कैश। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके 3 पोर्शन। पहला पोर्शन स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ट्रेडिंग अकाउंट। ओहो, इससे पहले अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ कैश, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये है आपका क्या, दिस इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है बेटा, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आ गया। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या है आपके पास में, ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, ट्रेडिंग एक्टिविटी है। तब तो क्या होता है आपके पास में, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। ये क्या है आपके पास में, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, अगर क्या है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, तो फिर क्या होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से पहले क्या अकाउंट बनता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। समझ में आ रही बात। हम फाइनल अकाउंट में ये बनाना सीखेंगे, हालांकि आपको आता होगा, बट फिर भी टू सम एक्सटेंट हम और कुछ बातें करेंगे, कुछ नई बातें करेंगे। तो अब मोटा मोटी मैंने आपको अभी तक एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें होती है और हम क्या क्या चीजें बनाना सीखेंगे, हमने आपके सामने वह डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टूड। अब मैं जब नेक्स्ट क्लास में, या मैं इसी क्लास में जब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा साहब आपका क्या, फाइनल एडजस्टमेंट्स। क्या कंटिन्यू करूंगा मैं, आपका फाइनल एडजस्टमेंट। समझ में आ रही है साहब। चल, तो आराम से समझिएगा इस क्लास को। एक बेस मैंने आपका तैयार किया है इस क्लास में। मैंने कहा है कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है और उससे हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं।
तो फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है। अच्छा, और हम यहाँ पे क्या बनाना सीखेंगे, दो तरह की एक्टिविटी आपकी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है तो एक अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और नहीं तो आपको क्या करना होता है, तीन ही अकाउंट तीन तरह के स्टेटमेंट है आपके पास में। स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में क्या कहेंगे आपका, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट, और दूसरा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसमें आपका, दैट इज योर बैलेंस शीट। ओके, ठीक है साहब। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा एडजस्टमेंट एंट्रीज लेके। नेक्स्ट क्लास कल ही है अपनी नेक्स्ट क्लास, उसमें मैं मिलूंगा आपसे एडजस्टमेंट एंट्रीज लेके। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।